सो स्टूडेंट्स, फिजिकल वर्ल्ड का जो फर्स्ट पोर्शन था उस पोर्शन के अंदर हमने फिजिक्स को डिफाइन किया। ये देखा कि वही फिजिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते क्या हैं, फिजिक्स क्या कर सकता है, और अपन ने फिजिक्स के जो स्कोप्स थे, फिजिक्स की जो डिफरेंट ब्रांचेस थी जिनके अंदर अपन लोग फिजिक्स को पढ़ते हैं, उसको अपन ने देखा। अभी जो फिजिकल वर्ल्ड का सेकंड पोर्शन है, सेकंड पार्ट है, इसके अंदर हम नेचर के अंदर एग्जिस्ट करने वाले 4 फंडामेंटल फोर्सेस को डिस्कस करेंगे। नेचर के अंदर 4 फंडामेंटल फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। वो जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, दो 4 फंडामेंटल फोर्सेस आर, फर्स्ट इज ग्रेविटेशन फोर्स, सेकंड इज वीक न्यूक्लियर फोर्स, थर्ड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड फोर्थ इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि इस नेचर में 4 ही फंडामेंटल फोर्स हैं एंड दोज 4 फंडामेंटल फोर्सेस आर दीज। इनके बारे में अगर एक एक करके हम लोग बात करें, सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स को अपन देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई होता है 2 मासेस के बीच में। इस नेचर में जो भी मासेस एग्जिस्ट करते हैं, आपके अंदर भी मास है, मेरे अंदर भी मास है, बोर्ड के अंदर भी मास है, इस मार्कर के अंदर भी मास है, तो जितने भी मासेस एग्जिस्ट करते हैं उन मासेस के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मासेस में अप्लाई हो रहा है, तो लेट मेरे पास अगर देयर आर 2 मासेस m1 एंड m2, तो जो m1 m2 मासेस के बीच में फोर्स अप्लाई होता है F, दैट इज F इक्वल टू कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर m1 एंड m2 आर द मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड r इज द डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? वो डिस्टेंस जिस डिस्टेंस पे दोनों m1 एंड m2 मास प्लेस हैं। तो 2 मास मेरे पास है m1 एंड m2 जिनके बीच में डिस्टेंस है r, तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई होगा दैट विल बी g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। g क्या है? g एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जिसको अपन बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ठीक है, तो इतना फोर्स कोई भी 2 मासेस के बीच में अप्लाई हो सकता है। ये जो फोर्स है ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज फोर्स है मतलब कि नेचर में जो ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई होगा वो बहुत दूर तक अप्लाई होगा 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में। इसकी जो रेंज होती है ये होती है इनफाइनाइट। भाई अपन एग्जांपल देखें नेचर के अंदर, तो देखो हमारे सोलर सिस्टम में जो हमारी अर्थ है और जो हमारा स्टार है सन, उसके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। हमारी जो अर्थ है और हमारा जो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट मून, उन दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। तो सन और अर्थ का डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सब के बीच में ये ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, तो एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। अच्छा, ये जो मार्कर है और ये जो बोर्ड है, इसमें भी ये ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। पर मार्कर और बोर्ड में जब अगर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है तो ये बोर्ड तो इस मार्कर को अपनी साइड नहीं खींच रहा, फोर्स लग रहा है ना। और ग्रेविटेशन फोर्स का नेचर कैसा है? इसका नेचर है अट्रैक्टिव, मीन्स इस फोर्स के अंदर कोई भी 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पर अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई इस मार्कर के अंदर मास है, इस बोर्ड के अंदर मास है, तो ये बोर्ड तो इस मार्कर को अपनी साइड अट्रैक्ट नहीं कर रहा, अपनी साइड नहीं पुल कर रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये जो फोर्स है ना, कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इस नेचर का वीकेस्ट फोर्स है। मतलब बहुत कम क्वांटिटी में लगता है, इसका इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है कि ये जो बोर्ड है ये ग्रेविटेशन फोर्स से इस मार्कर को अपनी साइड अट्रैक्ट कर ले। फिर अर्थ और सन में कैसे लगा? भाई अर्थ और सन में ऐसे लगा कि जो फोर्स है ना, ये ग्रेविटेशन फोर्स F, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस किस के? m1 और m2, मतलब दोनों मासेस के प्रोडक्ट के। दैट मीन मास जितने ज़्यादा बड़े होंगे ग्रेविटेशन फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा। हैवी कैस्ट, लेकिन मास पे भी तो डिपेंड कर रहा है। अब अर्थ का मास और सन का मास एक बार अगर अपन कंपेयर करें किसके साथ? ये बोर्ड का मास और मार्कर का मास, तो सन और अर्थ का मास तो बहुत ज़्यादा है।
तो उसके कंपैरिजन में बोर्ड और मार्कर का मास तो कुछ भी नहीं है। तो अर्थ और सन के बीच में जो ग्रेविटेशन अप्लाई होता है उसके कंपैरिजन में इस बोर्ड और इस मार्कर के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई होगा वो ऑलमोस्ट कैसा होगा, नेग्लिजिबल होगा। तो अपन को विजिबल नहीं होगा, अपन को देखने को नहीं मिलेगा। अगर अपन को ग्रेविटेशन फोर्स को फील करना है, अपन को ग्रेविटेशन फोर्स को देखना है, तो वो कहाँ देखने को मिलेगा, लार्ज ऑब्जेक्ट्स के अंदर। m1 एंड m2 की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, वेरी लार्ज होनी चाहिए, जैसे कि सन की है या फिर अर्थ की है। ठीक है। अच्छा, ये वीकेस्ट फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, लॉन्ग रेंज का फोर्स है। ठीक है। और कहाँ लगता है, ओनली मासेस के बीच में अप्लाई होता है। अच्छा, ऐसा भी माना गया है, ग्रेविटेशन की जो क्वांटम थ्योरी है उसके अंदर ऐसा माना गया है कि ग्रेविटेशन फोर्स के लिए जो रेस्पॉन्सिबल पार्टिकल्स हैं, क्वांटम थ्योरी में तो अपन पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स हैं ग्रेविटॉन्स। मीन्स जब भी ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई होता है तो वहाँ पे इन ग्रेविटॉन्स का एक्सचेंज होता है। सो दिस वाज योर ग्रेविटेशन फोर्स। वीकेस्ट फोर्स है नेचर का। जैसे जैसे अपन लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे वैसे वैसे अपन वीक टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की साइड जाएंगे। तो ग्रेविटेशन फोर्स वीकेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर, और जो लास्ट में है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर। मूव करते हैं अपन लोग नेक्स्ट फोर्स की साइड, दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, नाम से पता चल रहा है भाई न्यूक्लियर फोर्स है, तो न्यूक्लियर फोर्स है तो कहाँ अप्लाई होगा, न्यूक्ली के अंदर अप्लाई होगा। और न्यूक्ली का साइज कितना होता है, 10⁻⁻14 और 10⁻⁻15 मीटर की रेंज का होता है। कितना साइज हो गया है ये भाई, आप कंपेयर करो 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर कितना होगा यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ तक। तो इस 1 मीटर में आप डिवाइड कर दो किससे, 10⁻15 से। 10⁻15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इससे अगर अपन डिवाइड करें ना 1 से, तो इस डिस्टेंस पे जो फोर्स लगता है, बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, उस फोर्स को अपन बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, कहाँ लग रहा है, न्यूक्ली के अंदर लग रहा है। किस में लगता है, ये लगता है न्यूट्रिनो के अंदर या फिर एंटी न्यूट्रिनो के अंदर। ये क्या है भाई, न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो जो हैं वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। कहाँ मिलेंगे ये मिलते हैं किसके अंदर, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्ली के अंदर। कैसे मिलेंगे, ये क्या है कि एलिमेंट होते हैं कुछ नेचर के अंदर जिनको अपन बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे रेडियम देखा है ना, रेडियम की अपन हाईवे पे कभी कभी जाते हैं रात को, शाइन बोर्ड्स क्या करते हैं, शाइन करते हैं, तो वो अपन ये बोलते हैं कि भाई ये तो इनके ऊपर जो लिखा हुआ है ना वो रेडियम से लिखा हुआ है। ठीक है। तो वो क्या है, रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में क्या होता है कि 3 टाइप्स के जो पार्टिकल हैं ना, अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये वहाँ से निकलते हैं, जिनको अपन बोलते हैं अल्फ़ा डिके। अल्फ़ा का निकलना है अल्फ़ा डिके, बीटा का निकलना बीटा डिके, गामा पार्टिकल निकला तो गामा डिके। तो ये जब पार्टिकल वहाँ से निकलते हैं तो इसमें जब बीटा निकलता है, बीटा एक टाइप का पार्टिकल है, अपन लोग इसको 11th क्लास में तो केमिस्ट्री के अंदर और 12th क्लास में फिजिक्स के अंदर, न्यूक्लियर फिजिक्स अपनी आएगी, वहाँ अपन इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, वहाँ अपन के पास ही डिटेल में आएगा। तो रेडियो एक्टिव जो न्यूक्ली हैं, रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट हैं, उनके न्यूक्ली से जब बीटा पार्टिकल निकलता है उसको अपन बोलते हैं बीटा डिके। और बीटा डिके जब होता है तब ये न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो वहाँ से निकलते हैं, और इनके बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है उसको अपन बोलते हैं क्या, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्ली के अंदर ही लगता है, इसलिए रेंज न्यूक्ली के साइज़ के इक्वल, मीन्स 10⁻⁻14 और 10⁻⁻15 मीटर ये साइज़ माना गया है न्यूक्ली का। इसके अंदर ये फोर्स अप्लाई होता है। अच्छा, ये जो फिनोमिना है भाई ये हर जगह तो होती नहीं है ना, तो जहाँ होगी तो वहीं अपन को वीक न्यूक्लियर फोर्स मिलेगा। तो ये अपन को रेयरली मिलता है, ऐसा नहीं हर जगह मिल जाएगा वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अपने सिलेबस में भी 11th में तो है ही नहीं, है ना, 12th में जाके अपन इसको न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर देखेंगे थोड़ा सा। मूव करते हैं। अच्छा, ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, वीक नाम वीक है, तो
तो वीक का मतलब ये है कि भाई ये दो फोर्स है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इनसे तो वीक होगा, पर ये ग्रेविटेशन फोर्स से कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कितना स्ट्रॉन्ग है, अगर इन दोनों का रेशियो देखें तो ग्रेविटेशन फोर्स 1, देन वीक न्यूक्लियर फोर्स इज 10 पावर 25। ये इनके स्ट्रेंथ का रेशियो है। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, पर वीक किससे है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से वीक है और स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स से वीक है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं अपन अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की साइड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो फोर्स होता है जो अप्लाई होता है किसके बीच में, चार्जेस के बीच में। दो टाइप के चार्ज कैरियर अपन ने पढ़े ना, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन जो कौन सा चार्ज कैरी करता है, नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, एटम के अंदर दो ही तो पढ़े हैं अपन ने, और एक पढ़ा अपन ने प्रोटॉन जो कैरी करता है क्या, पॉजिटिव चार्ज। एक थर्ड पार्टिकल भी अपन ने पढ़ा था, न्यूट्रॉन, उसके पास तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन मीन्स नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है उस फोर्स को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या नेचर है इसका, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अट्रैक्ट भी करेगा और क्या करेगा, रिपेल भी करेगा। कैसे करेगा भाई, अपन ने पढ़ा ना 10th क्लास में कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका नेचर अट्रैक्टिव भी हो सकता है, इसका नेचर रिपल्सिव भी होता है। अगर लाइक चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, कूलॉम ने क्या है इसके लिए एक फॉर्मूला दिया था चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्सेस के लिए, 12th क्लास में है वो फॉर्मूला, दैट इज फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एफ इक्वल टू होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे Q1 Q2 क्या है, Q1 एक चार्ज है मेरे पास, Q2 मेरे पास दूसरा चार्ज है, ये किसी डिस्टेंस r पे रखे हुए हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा दैट विल बी एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। 12th क्लास में इसको अपन और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये जो फोर्स है ये भी क्या है, ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। ठीक है भाई, बहुत लार्ज डिस्टेंस तक ये लग सकता है। ठीक, ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स से स्ट्रॉन्ग है। अपन रेशियो लेके चल रहे हैं, ग्रेविटेशन को अपन ने 1 से डिनोट किया है रेशियो में, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स 10 पावर 25 है, तो जो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है दैट इज 10 पावर 36। दैट मीन्स ये स्ट्रॉन्गर हो गया किससे, वीक न्यूक्लियर फोर्स से। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है ना, ग्रेविटेशन फोर्स, इसको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, ये विदाउट मीडियम भी लग जाएंगे। भाई ग्रेविटेशन फोर्स पता है ना अपन को, देखो अर्थ में लग रहा है, सन में लग रहा है, बीच में तो स्पेस है, स्पेस में तो कोई मीडियम नहीं है, तब भी लग रहा है ना, लग रहा है। इसका मतलब स्पेस में भी लगता है ग्रेविटेशन फोर्स, तो वहाँ तो कोई मीडियम नहीं है। ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको भी कोई मीडियम नहीं चाहिए, वो भी विदाउट मीडियम अप्लाई हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड कर सकता है, वेरी कर सकता है, लेकिन फिर भी अगर मीडियम नहीं होगा तो ये फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, तो लॉन्ग रेंज फोर्स हो गया और वीक न्यूक्लियर फोर्स से कैसा हो गया, स्ट्रॉन्गर हो गया। ठीक है ना, लास्ट चलते हैं अपन अपने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पे। नाम से पता चल रहा है स्ट्रॉन्ग है भी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर का। ठीक है ना, अब ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है इसमें न्यूक्ली वर्ड आ रहा है, इसका मतलब ये भी कहाँ लगेगा, ये भी भाई न्यूक्ली के अंदर लगेगा। एटम होता है छोटा सा अपना और एटम के अंदर होता है न्यूक्ली, तो न्यूक्ली में ही ये फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई होता है। तो कहाँ लगेगा, अपन को पता है ना कि भाई न्यूक्ली के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन होता है और होता है न्यूट्रॉन, जिनको अपन बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्ली में मिलने वाले पार्टिकल्स को अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन होता है ऑर्बिट के अंदर। इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्ली के अंदर नहीं मिलता। इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये तो ओनली होता है न्यूक्ली के अंदर, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो कभी भी इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई नहीं होगा। अब अपन ये बोल रहे हैं कि भाई ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है न्यूक्ली के अंदर, करता क्या है,
अच्छा, एक चीज़ अपन देखें कि कोई भी एलिमेंट का एटम मेरे पास है, एटम के न्यूक्ली में बहुत सारे प्रोटॉन हैं। मान लो किसी के न्यूक्ली के अंदर हैं 20 प्रोटॉन्स, ठीक है। तो 20 प्रोटॉन्स अगर हैं तो प्रोटॉन 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 20 प्रोटॉन्स हो गए ना। और न्यूक्ली का साइज़ कितना है भाई, 10⁻⁻14 और 10⁻⁻15 मीटर, मतलब इतने से छोटे से स्पेस के अंदर 20 प्रोटॉन्स हो गए। और प्रोटॉन्स आर लाइक चार्जेस, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो ये बोलता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। इसका मीनिंग ये हो गया कि ये जो 20 प्रोटॉन्स हैं न्यूक्ली के अंदर, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर मान लो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो क्या करेंगे, एक दूसरे को पुश करेंगे, दूर दूर धक्का देंगे। तो दूर दूर धक्का देंगे तो क्या होगा कि भाई ये छोटा सा स्पेस, उस छोटे से स्पेस के अंदर ये 20 प्रोटॉन्स एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तो क्या होगा, तो न्यूक्ली अपना ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना। हम भी तो एटम से बने हैं ना, अपन साइंस ऐसा मानती है कि नेचर के अंदर हर एक चीज़ किससे बनी है, एटम से। और एटम के अंदर क्या है, न्यूक्ली है, जो मोस्ट स्टेबल पोर्शन माना गया है एटम का। तो अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से जाऊं तो भाई बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं ना। मान लो 20 प्रोटॉन्स हैं किसी भी एटम के अंदर, किसी न्यूक्ली के अंदर, तो वो जो प्रोटॉन्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाएंगे, नेचर सेम है, लाइक चार्जेस हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो न्यूक्ली तो ब्रेक हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता। तो क्यों नहीं होता, उसका रीजन है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अपने पास जो न्यूक्ली होता है उसमें प्रोटॉन का प्रोटॉन के साथ, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन के साथ, या न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन के साथ एक स्पेशल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होता है। उस स्पेशल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपन बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो ओनली न्यूक्ली के अंदर ही अप्लाई होता है। तो रेंज हो गई 10⁻15 मीटर। नेचर क्या हो गया इसका, नेचर हो गया अट्रैक्टिव, मीन्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से प्रोटॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, न्यूट्रॉन भी न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है, फिर भी न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, प्रोटॉन भी न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स, ये चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। ये फोर्स किसी भी चार्ज के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है भाई। इसका मतलब ये हो गया कि प्रोटॉन प्रोटॉन में भी उतना ही फोर्स लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी उतना ही फोर्स लगेगा, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होगा। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या करता है, ये न्यूक्ली के अंदर न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रखता है। और जब ये बाइंड करके रखता है तो अपना न्यूक्ली कैसा होता है, स्टेबल होता है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्ली की स्टेबिलिटी के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। ये जो फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कैसा है, स्ट्रॉन्गर है। कितना स्ट्रॉन्गर है, रेशियो में देख रहा हूँ मैं 10⁻38, तो 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर हो गया। तो अगर न्यूक्ली के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे भी, किसकी वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से, तो उनसे 100 टाइम्स मोर पावरफुल एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उनके बीच में लगेगा, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, पावरफुल है। तो क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और वो क्या करेगा, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स को, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स को बाइंड करके रखेगा न्यूक्ली के अंदर। सो दीज आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। अब नेक्स्ट पोर्शन के अंदर अपन नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक